हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम बाय नेम मीनिंग बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या है? थर्मो मींस हीट, डायनेमिक्स मींस मूवमेंट, यानी हीट का मूवमेंट। बट एक्चुअली हम केवल यहाँ पर हीट के मूवमेंट की बात नहीं करेंगे, एनर्जी के एक्सचेंज की बात करेंगे, एनर्जी के इंटरकन्वर्जन की बात करेंगे। जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पता है तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपको याद हो, रिएक्शन क्वोशिएंट और क्यू को हमने रिएक्शन क्वोशिएंट क्यू एंड के को हमने कंपेयर किया था। दूसरा, अगर आपको के का वैल्यू पता है तो आप बता पाएंगे कि रिएक्शन में रिएक्टेंट डोमिनेंट होगा या प्रोडक्ट डोमिनेंट होगा। बट हमें वहां पर यह पता नहीं लगता कि रिएक्शन प्रोसीड होगी या नहीं होगी। अगर आपको पता हो कि हमने वहां पर एक टॉपिक पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वहां पे भी हमने थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प लेके ही ये पता किया था कि रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी डेल्टा जी की वैल्यू के बेसिस पर, राइट। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें कि थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू हमें क्या क्या पता चलने वाला है, तो हम ये बता पाएंगे कि अगर रिएक्शन कोई यहाँ पर आपको गिवन है तो वो फिजिबल है या नहीं है, यानी प्रोसीड होगी या नहीं होगी। दूसरा, अगर रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो एनर्जी के एक्सचेंज क्या क्या होंगे, एनर्जी किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रही होगी या लूज हो रही होगी। और अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ रही तो हम ये देख पाएंगे कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट के कंपोनेंट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन क्या है, कि थर्मोडायनेमिक्स ने हमें यह बता दिया कि यहाँ पर रिएक्शन फिजिबल होगी नहीं होगी, एनर्जी का एक्सचेंज क्या है वो हमें बता देगा। वो हमें बता देगा कि यहाँ पर रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर आ रही है तो इक्विलिब्रियम पे कंपोनेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा। बट लिमिटेशन की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स हमें ये नहीं बताता कि रिएक्शन कितने टाइम में खत्म हो रहा है। दूसरा, कि यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक्स है वो किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पर काम नहीं करता है। इसका मीन्स कि अगर सपोज हम यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज की बात करते हैं कि सपोज हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया या 1 लीटर वाटर लिया, राइट। अब हम इसको हीट कर रहे हैं, हीट करके हम क्या कर रहे हैं, इसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो सपोज हमने इसको हीट करके एनर्जी का सप्लाई किया और कुछ एनर्जी इसको क्यू एनर्जी दी। यहाँ पे हम जो हीट है उसको क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने यहाँ पे इसको एनर्जी दी, सपोज 100 जूल एनर्जी दी, तो हमने यहाँ पे 1 लीटर वाटर को 100 जूल एनर्जी दी। अब यहाँ पे जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो हम यहाँ पर हमेशा यही बोलेंगे कि हमने 1 लीटर को 100 जूल एनर्जी दी। यहाँ पे हम एक एक मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पर बात नहीं करते हैं कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को कितना एनर्जी दिया। हो सकता है यहाँ पे जो बॉटम के नियर मॉलिक्यूल उसको ज्यादा एनर्जी सप्लाई हो रही हो और जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हो उसको कम एनर्जी सप्लाई हो रही हो। हम यहाँ पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बारे में बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे पूरे बल्क को ही लेकर यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। तो जो थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन है, वो जो थर्मोडायनेमिक्स है वो बल्क ऑफ मॉलिक्यूल, बल्क ऑफ सब्सटेंस पर एप्लीकेबल होता है, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पर एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट। अब अगर हम सोचें कि यहाँ पे हमारी लाइफ में थर्मोडायनेमिक्स का यूज क्या है, तो अगर हम हमारे चारों तरफ देखें तो चारों तरफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज है, चारों तरफ एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। अगर आप देखें घर में आपने टी बनाया है, चाय बनाया है, तो चाय कुछ देर बाद ठंडी हो गई, क्यों? थर्मोडायनेमिक्स की वजह से वहां पे एनर्जी का एक्सचेंज हुआ। जो चाय था और उसके चारों तरफ जो भी सराउंडिंग था उनके बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। अगर हम कूलिंग की बात करें, हम एसी और कूलर्स यूज में लेते हैं तो वो भी क्या है, थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। अगर हम फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स की बात करें तो उनका जो कूलिंग का प्रोसेस होता है वो भी थर्मोडायनेमिक्स पर काम करता है। हम जो भी फूड गेन कर रहे हैं उनसे, फूड से हम एनर्जी गेन कर रहे हैं, एनर्जी से वर्क हम कर पा रहे हैं, तो वहां पे एनर्जी का एक्सचेंज वर्क में हो रहा है, तो वो भी थर्मोडायनेमिक्स का ही एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें, जो हम फ्यूल इंजन की बात करें तो फ्यूल इंजन क्या करता है, फ्यूल से एनर्जी जनरेट कर रहा है, वर्क जनरेट कर रहा है, तो वो भी क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वो भी क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है। तो अगर हम हमारे चारों तरफ देखें तो हम चारों तरफ से थर्मोडायनेमिक्स से घिरे हुए हैं, चारों तरफ कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स हमारे साथ प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये बहुत नई चीज है, बट कॉन्सेप्ट हम पहली बार पढ़ रहे हैं थियोरेटिकली। अदरवाइज अगर हम देखें तो हम बचपन से ही थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट को देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। चलिए तो फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या टर्म्स हमें बार बार यूज में आने वाली है। सबसे पहला टर्म होगा सिस्टम। तो सिस्टम क्या है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें कि वो पार्ट जहां पर हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन या कोई भी एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर रहे हैं, किसी भी चीज को स्टडी कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टम,
ठीक है। तो सपोज एग्जांपल की हम बात करें, एयर इन रूम, वाटर इन बोतल, लिविंग बॉडी। सपोज हम किसी रूम में हैं और वहां पे कोई हमारे पास कोई सिस्टम या कोई कंटेनर है, उसके अंदर हम यहाँ पे किसी केमिकल प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो कंटेनर है वो क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, और जो सराउंडिंग का जो भी होगा वो क्या, उसके चारों तरफ जो भी माहौल होगा वो क्या होगा, सराउंडिंग होगा। ठीक है, यानी जिसके अंदर आप किसी भी प्रोसेस को स्टडी कर रहे हो सकता है वो रूम हो, आप वाटर के अंदर जो बोतल हो सकता, सॉरी बोतल के अंदर जो वाटर है हो सकता है आप उसको स्टडी कर रहे हो, या ह्यूमन बॉडी इसको स्टडी कर रहे हो, तो ये ह्यूमन बॉडी हमारे क्या होगा, सिस्टम, और इसके सराउंडिंग में जो भी होगा, इसके चारों तरफ जो भी होगा उसे हम क्या बोल देंगे, सराउंडिंग बोल देंगे। तो जो भी यहाँ पर स्टडी के ऑब्जर्वेशन में है, स्टडी के अंडर है, उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे, और उसके चारों तरफ जो भी होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिलाकर क्या बोल देंगे, यूनिवर्स। तो रेस्ट ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाएगा, सिस्टम के अलावा जो बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या होगा, यूनिवर्स होगा। अब सिस्टम कुछ भी हो सकता है ग्लास हो सकता है एक वाटर बॉटल हो सकता है थर्मस फ्लास्क हो सकता है कोई भी कंटेनर हो सकता है ह्यूमन बॉडी हो सकता है कोई भी रूम हो, राइट। तो सिस्टम कुछ भी हो सकता है। तो सिस्टम के अलावा जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाउंड्री। अब सिस्टम और सराउंडिंग को जो भी यहाँ पे लेयर सेपरेट कर रही होगी, हो सकता है वो इनविजिबल हो सकता है वो विजिबल हो सकता है वो रियल हो सकता है वो इमेजिनरी हो सकता है वो रिजिड हो सकता है वो फ्लेक्सिबल हो। बाउंड्री का मीन सिंपल है, जो सेपरेट कर रहा है। ठीक है, अब सपोज ये कंटेनर है, ये सिस्टम और सराउंडिंग को कौन सेपरेट कर रहा है, ये कंटेनर की वॉल, ये क्या हो जाएगा, बाउंड्री हो जाएगा। ठीक है, right? So what is the boundary? Anything which separates system and surrounding is called boundary. चलिए बाउंड्री की बात करें। बाउंड्री किस किस तरह की हो सकती है कि अगर हम रूम में बैठे हैं तो जो वॉल है वो क्या होती है, रिजिड होती है। तो वो बाउंड्री क्या हो सकती है, रिजिड हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है, रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है। तो बाउंड्री फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, जैसे बलून में एयर फिल हो तो बलून की बाउंड्री कैसी होगी, फ्लेक्सिबल होगी। उसके अलावा रिजिड भी हो सकती है, क्लोज कंटेनर हो तो यहाँ पे रिजिड बाउंड्री भी पॉसिबल है। तो फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है। इसके अलावा बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। हो सकता है किसी कंटेनर के हम किसी कोई कंटेनर है उसके अंदर हम किसी स्मॉल पार्ट के अंदर स्टडी कर रहे हो, तो वहां पे एक्चुअल में कोई बाउंड्री नहीं है, बट हम केवल उतने ही पार्ट को इमेजिन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी बाउंड्री हो जाएगा। इमेजिनरी बाउंड्री को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज अगर हम बात करें हमारे रूम में, घर में क्या होता है कि कहीं पर हमारा रूम है बट रूम के वहां पर दरवाजा नहीं होता है, एक केवल चौखट होती है। तो हमें पता है कि यहाँ पर रूम कहाँ पर खत्म हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो वहां पे अगर दरवाजा नहीं हो तो भी आप बता सकते हैं कि कौन सा रूम कहाँ पर खत्म हो रहा है और नहीं हो रहा, कहाँ से रूम खत्म हो रहा है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो वहां पे जरूरी नहीं कि अगर गेट हो तो भी आप वहां पे बता पाए कि रूम स्टार्ट हुआ है खत्म हुआ। आप ऐसे भी देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर रूम खत्म हो रहा है, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो वहां पे बाउंड्री का, रिजिड बाउंड्री का होना जरूरी नहीं है। आप ऐसे भी बता सकते हैं कि वहां पे बाउंड्री एक्चुअली है या नहीं है, राइट। रिजिड या इमेजिनरी, इमेजिन भी करके माना जा सकता है कि यहाँ तक ही ये चीज यहाँ तक ही रहेगी। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आपका घर कहाँ तक है, हो सकता है घर पूरा बना हुआ नहीं हो पर प्लॉट का आप लोकेशन बता सकते हैं कि यहाँ से 10 मीटर दूर तक हमारा घर है, या हमारा प्लॉट इतना लंबा है, या 20 फुट या 30 फुट, राइट। तो 30 फुट के वहां पे आपने कोई एक्चुअली वॉल नहीं बना हुआ, बट वहां पे वो इमेजिनरी बाउंड्री है, राइट। तो बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। और इसके अलावा बाउंड्री और दो तरह की यहाँ पे, एडियाबैटिक और डायथर्मिक। कंडक्शन के बेसिस पर अगर हीट का कंडक्शन कर सकती है, अगर हीट का कंडक्शन नहीं कर सकती है तो उसे हम बोलेंगे एडियाबैटिक, और अगर हीट का कंडक्शन कर सकती है बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो उसे हम बोलते हैं डायथर्मिक। हालांकि एडियाबैटिक होता क्या है उसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें टाइप्स ऑफ सिस्टम की। सिस्टम कितने तरीके के होते हैं, तो हम 3 सिस्टम की बात करेंगे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होगा, ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सकता है। लाइक ओपन कंटेनर में कोई सब्सटेंस है, सपोज ओपन कंटेनर में वाटर है, तो गर्म, अगर वाटर गर्म है तो थोड़ी देर बाद अपने आप ठंडा हो जाएगा, यानी उसने अपनी एनर्जी को किसको दे दिया, सराउंडिंग को दे दिया। और थोड़ी देर बाद अगर हम उसको रखें तो मैटर भी क्या होगा, यहाँ पर वाटर भी क्या होगा, धीरे धीरे इवोपोरेट होता जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें
ओपन सिस्टम कौन होता है? जो मैटर का भी एक्सचेंज कर सकता है, एनर्जी का भी एक्सचेंज कर सकता है। हमारी बॉडी यहाँ पे मैटर का भी एक्सचेंज करती है सराउंडिंग के साथ और यहाँ पर एनर्जी का भी एक्सचेंज करती है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें, लिविंग सिस्टम, प्लांट्स, ह्यूमन बॉडी, टी इन कप के अंदर जो टी रखी है वो थोड़ी देर बाद ठंडा भी हो जाएगा और अगर आप उसको रखा रहने दें तो उधर से इवोपोरेशन भी होगा। वाटर इन ओपन कंटेनर, ये सब क्या है? ओपन सिस्टम के एग्जांपल हैं। क्लोज सिस्टम बात करें तो क्लोज सिस्टम, सपोज बंद बर्तन के अंदर पानी है तो उसका इवोपोरेशन होगा पर वो बाहर नहीं जाएगा। बट अगर पानी गर्म है तो थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है, तो एनर्जी का तो एक्सचेंज कर पाया बट मैटर का एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज मैटर बट कैन एक्सचेंज एनर्जी आर नोन एज क्लोज सिस्टम। तो हॉट वाटर इन क्लोज कंटेनर इज एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? ऐसा सिस्टम जो ना तो मैटर का एक्सचेंज कर सकता हो ना एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग आर नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर थर्मस फ्लास्क की बात करें, थर्मस फ्लास्क में चाहे कुछ टाइम तक ही, बट वहां पे अगर आप गर्म पानी रखते हैं तो वो गर्म रहता है, तो उसने ना तो अपने एनर्जी का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ किया ना ही मैटर का एक्सचेंज किया, तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट बात करें स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम या पोजीशन ऑफ सिस्टम हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्टेट ऑफ सिस्टम का मींस पोजीशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम किस पोजीशन में है। अब हम यहाँ पे किसी भी सिस्टम की पोजीशन कैसे बता सकते हैं? अगर सपोज किसी कंट्री में आइडियल गैस है तो आप यहाँ पे उसकी इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर के बेसिस पे उस पर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन उसकी इतनी थी, अब फाइनल पोजीशन उसकी इतनी है, या इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम के बेसिस पे उसका पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर के बेसिस पे उसका पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? मेजरेबल प्रॉपर्टी है। तो मेजरेबल प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं? सिस्टम की पोजीशन को या उसकी स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टेट के बेसिस पर हम यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन की बात करेंगे। दो तरीके के हम फंक्शन की बात करेंगे, एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होगा जो सिस्टम की पोजीशन पर डिपेंड करता हो, कंडीशन पर डिपेंड करता हो, और पाथ फंक्शन वो होता है जो पाथ पर डिपेंड करता हो। अब एक्चुअली कैसे है उसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट बात करते हैं स्टेट फंक्शन का या पॉइंट फंक्शन का। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं या पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं? जो यहाँ पे आपको सिस्टम की पोजीशन के बारे में बताते हैं, स्टेट के बारे में बताते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डिपेंडेंट ऑन द स्टेट और पोजीशन ऑफ सिस्टम एंड डिपेंडेंट of the path adapter of the process mean suppose initial volume suppose 2 लीटर था, 2 लीटर से 5 लीटर गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन यहाँ पे कौन बता रहा है? वॉल्यूम बता रहा है कि 2 लीटर और 5 लीटर। इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 2 लीटर, और इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम कितना था? 5 लीटर। इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर आपको पता हो, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर, या फिर इंटरनल एनर्जी भी हम यहाँ पे एक टर्म पढ़ेंगे, उसको आगे हम डिफाइन करेंगे। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? कैपिटल ई और कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एंथैल्पी, इनिशियल एंथैल्पी, फाइनल एंथैल्पी, इनिशियल एंट्रोपी, फाइनल एंट्रोपी। एंट्रोपी को अभी के लिए आपके और इतना समझ लें, रैंडमनेस, राइट। तो इनिशियल रैंडमनेस, फाइनल रैंडमनेस, इनिशियल एंट्रोपी, फाइनल एंट्रोपी, इनिशियल गिव्स द फ्री एनर्जी, फाइनल गिव्स द फ्री एनर्जी क्या है? तो यहाँ पे ये जो सारे फंक्शन है किस पर डिपेंड करते हैं? पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन बोलते हैं, राइट। तो अगर हम स्टेट फंक्शन की बात करें तो स्टेट फंक्शन क्या होगा? जो पोजीशन को बताता है कि अगर वॉल्यूम 1 लीटर तो ये क्या हुआ? इसका पोजीशन हुआ, यानी पिस्टन इस पोजीशन पर है। जब ये एक्सपांड होगा, सपोज 5 लीटर हो गया, तो ये इस पोजीशन पे आएगा। तो ये क्या बता रहा है? गैस की स्टेट को बता रहा है। प्रेशर या वॉल्यूम के बेसिस पर हम गैस की स्टेट या टेम्परेचर के बेसिस पर उसकी पोजीशन को देख लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि सपोज यहाँ पे अगर हम चेंज की बात करें तो डेल्टा बी कितना होगा? चेंज इन स्टेट फंक्शन। डेल्टा बी मींस चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम स्टेट फंक्शन तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या होगा? यहाँ पे 4 लीटर होगा। तो अगर हम यहाँ पे एक प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस में जहां से स्टार्ट हुआ वहां पर ही आ जाता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और वापस से घूम फिर के वापस से इसी पोजीशन पे आ गए, तो साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा कि जहां से स्टार्ट किया वापस यहीं पर आ गए। तो इनिशियल प्रेशर ये था,
फाइनल प्रेशर भी क्या होगा, यही होगा। इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पर V था, फाइनल वॉल्यूम भी क्या होगा, V ही होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या हुआ, यहाँ पर जीरो हुआ। क्या वॉल्यूम में कुछ चेंज है, नहीं, जीरो है। प्रेशर में कुछ चेंज है, नहीं, जीरो है। तो हम क्या बोलेंगे, फोर साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन स्टेट फंक्शन इज जीरो। साइक्लिक प्रोसेस के लिए स्टेट फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता, जहां से स्टार्ट किया वहां पर ही आ जाएंगे। तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज स्टेट फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेल्टा पी, डेल्टा वी, डेल्टा टी, डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, ये सब क्या था, स्टेट फंक्शन। तो अभी क्या बता रहा है, चेंज इन स्टेट फंक्शन, डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, उसको आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं लिख रहा हूं, चेंज इन स्टेट फंक्शन is not a state function। तो पहले इस लाइन को आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसका मीनिंग क्या है। चेंज इन स्टेट फंक्शन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो इसका मीन्स क्या है कि अगर आपको चेंज गिवन है तो उससे क्या आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन को बता सकते हैं क्या। सपोज आपको गिवन है डेल्टा वी इक्वल टू 5 लीटर, तो क्या आपको चेंज से आप ये पता लग रहा है कि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या था। हो सकता है इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर हो, 6 लीटर हो सकता है 10 और 15 हो सकता है 20 और 25 हो। तो इस चेंज से आपको ये पता नहीं लग रहा कि इनिशियल पोजीशन क्या होगी और फाइनल पोजीशन क्या होगी। तो हम यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, चेंज इन स्टेट फंक्शन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन की बात करें, पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन क्या है, ऐसी क्वांटिटी के बारे में है इंफॉर्मेशन जो आपको किस पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती। तो quantities which are dependent on the path by which system has achieved a particular state। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन को अचीव करने के लिए सिस्टम जो पाथ फॉलो कर रहा है उस पर अगर क्वांटिटी डिपेंड करे तो वो क्या होगा, पाथ फंक्शन। तो एग्जांपल है हीट एंड वर्क। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि सपोज आपको किसी बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे जाना है, तो आप बाय स्टेयर्स जाइए या बाय लिफ्ट जाइए। अगर आप स्टेयर्स से जाते हैं तो आपको अलग एनर्जी का वेस्ट करना पड़ेगा, अलग वर्क करना पड़ेगा, और लिफ्ट से जाएंगे तो अलग वर्क करना पड़ेगा। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सिमिलर है बट पाथ डिफरेंट है, तो वहां पे आपको डिफरेंट वर्क करना पड़ रहा है। तो वर्क क्या होगा यहाँ पे, पाथ फंक्शन होगा। तो सिमिलरली ही हम हीट के लिए भी बोल सकते हैं कि हीट भी क्या है, पाथ फंक्शन है। इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक अगर स्टेट सिमिलर है फिर भी हो सकता है आपको डिफरेंट हीट वहां पे एक्सचेंज करनी पड़े, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि हीट भी क्या होगा, पाथ फंक्शन होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। दो तरह की प्रॉपर्टी हम यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोस प्रॉपर्टी व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑन मास और साइज ऑफ सिस्टम। मास पे डिपेंड नहीं करती है, साइज पे डिपेंड नहीं करती है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल की हम बात करें, एग्जांपल से पहले हम एक इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज आप जिस रूम में बैठे हैं, अगर उस रूम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो क्या वहां पे टेम्परेचर चेंज होगा। या ऐसा समझ लीजिए आपका बड़ा सा घर है, घर में डिफरेंट रूम है, तो वहां पे डिफरेंट रूम में टेम्परेचर क्या होता है, सिमिलर होता है। डिफरेंट रूम में प्रेशर क्या होता है, सिमिलर होता है। तो अगर किसी सिस्टम को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पार्टीशन के थ्रू 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी चेंज होने वाली नहीं है वो क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर आप रूम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो भी दोनों साइड टेम्परेचर क्या होगा, बराबर होगा। तो टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। रूम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें सेपरेशन के थ्रू, तो वहां पे प्रेशर बोथ साइड क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ये भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा डेंसिटी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। किसी लिक्विड को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो डेंसिटी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कंसंट्रेशन, किसी सॉल्यूशन का सपोज आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए,
वहां पे दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। सबसे सिंपल एग्जांपल आप इससे सोच सकते हैं, घर पे सपोज आपने दाल बनाई, दाल में से सपोज उस दाल को हाफ हाफ कर दिया तो दोनों का टेस्ट क्या होगा, सिमिलर होगा। नींबू का शरबत बनाया, शिकंजी बनाई, उसमें आप जब नींबू डालते हैं तो उसका पीएच चेंज हो जाएगा, बट जब आप उसको दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सपोज एक ग्लास को हाफ हाफ ग्लास में कन्वर्ट कर दिया तो भी दोनों का पीएच क्या होगा, सिमिलर होगा। तो कंसंट्रेशन क्या होगा यहाँ पे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, एक ग्लास वाटर हो या 1 लीटर वाटर हो या 10 लीटर वाटर हो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सिमिलर होता है। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सिमिलर होता है। वेपर प्रेशर मास पे डिपेंड नहीं करता, ओनली ऑन टेम्परेचर डिपेंड होता है। तो ये भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। पीएच बता चुके हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोलर वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम वेरिएबल हो सकता है बट एक मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होता है। तो ये भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे आप मोलर हीट कैपेसिटी, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी जो भी टर्म हम ले रहे हैं उससे आप घबराइएगा मत, ये हम वापस से यूज में लेने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन आगे रहेगा। ऐसे ही जो अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, वर्क और हीट पाथ फंक्शन होता है। वर्क का तो आप डेफिनेटली समझ गए होंगे, हीट का एक्सप्लेनेशन आपको आगे मिल जाएगा। मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोनों टर्म अभी हम आगे डिफाइन करने वाले हैं। तो जहां पर मोलर या स्पेसिफिक टर्म आ जाएगा वो क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये आपको याद रख लीजिए, यहाँ पे मोलर टर्म आ रहा है या स्पेसिफिक टर्म आ रहा है वो प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिखा है, दीज आर नॉन एडिटिव। यानी सपोज आपने रूम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, इधर वाले हाफ में प्रेशर 1 atm है, इधर वाले हाफ में प्रेशर 1 atm है। जब आप ये सेपरेशन हटा देंगे तो क्या दोनों का प्रेशर मिलाकर 2 atm हो जाएगा क्या? या फिर रूम को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इधर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, दूसरी साइड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप सेपरेशन हटा देंगे तो क्या प्रेशर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो यानी जब आप यहाँ पे सेपरेट करते हैं, हाफ ऑफ मास का जो टेम्परेचर है या हाफ ऑफ मास का जो प्रेशर है, उनको अगर आप एक साथ ऐड कर देंगे तो वहां पे वो ऐड नहीं होने वाले हैं। अगर आप सेपरेशन हटा देंगे तो प्रेशर ऐड नहीं होगा, प्रेशर तो उतना ही रहेगा। सेपरेशन रूम का हटा देंगे तो टेम्परेचर उतना ही रहने वाला है। तो ये नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, आपस में ऐड नहीं होती। सेकंड हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव, यहां से ध्यान रखिए, इंटेंसिव मींस इंडिपेंडेंट, एक्सटेंसिव मींस डिपेंडेंट। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मास डिपेंडेंट होती है सिस्टम की, ऐसे फंक्शन जो मास डिपेंडेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल बात करें वॉल्यूम, रूम का सपोज रूम का हमारा 100 लीटर का वॉल्यूम है, 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए इक्वल, 50 लीटर इधर चला जाएगा, 50 लीटर इधर चला जाएगा। सेपरेशन हटाएं तो 50 + 50 क्या हो जाएगा, 100 मिल जाएगा। तो इनिशियल वाला वैल्यू आपको वापस मिल गया। तो इनिशियल वाले वैल्यू को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। मींस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसी होती है, एडिटिव। वॉल्यूम, सपोज इस डस्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, वापस ऐड कर देंगे तो इनिशियल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, मास डिपेंडेंट। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो दोनों का मास अलग अलग होगा। अगर सपोज हाफ डिवाइड किया तो आधा मास इधर चला जाएगा, आधा मास इधर चला जाएगा। मोल्स, सपोज 100 मोल्स है किसी कंटेनर में, उसमें इक्वली डिवाइड कर दें तो 50 मोल इधर 50 मोल इधर, तो वहां पे क्या हो गया, मास डिपेंडेंट हो गया या साइज डिपेंडेंट हो गया। वापस मिला देंगे तो वापस 100 मोल हो जाएगा। सिमिलरली टोटल हीट कैपेसिटी, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। टोटल हीट कैपेसिटी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना भी हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे कोई अमाउंट फिक्स नहीं हो सकता, इसमें कोई टोटल हीट कैपेसिटी में कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता। मोलर हीट कैपेसिटी में 1 मोल फिक्स है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 ग्राम फिक्स है, बट टोटल हीट कैपेसिटी में कोई अमाउंट यहाँ पर फिक्स नहीं है। तो अमाउंट 1 ग्राम भी हो सकता है, 10 ग्राम भी हो सकता है, 100 ग्राम भी हो सकता है, 1000 ग्राम भी हो सकता है। तो सबका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए अलग अलग हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो टोटल हीट कैपेसिटी क्या होती है, मास डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट, टोटल इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शन में। किसी भी सिस्टम की जितनी टोटल एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल एनर्जी। एंथैल्पी,
एंथैल्पी हम क्या बोलते हैं जनरली कि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, जो इवॉल्व हो रही है, उसे हम क्या टर्म यूज में लेते हैं, एंथैल्पी। सपोज या फिर ऐसे हम समझते हैं, सपोज आपने कार्बन को हीट किया या सपोज किसी भी चीज को आप कंबशन कर रहे हैं तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। सपोज आपने 1 ग्राम कार्बन को हीट किया या 6 ग्राम कार्बन का कंबशन किया, क्या बनेगा यहाँ पे CO2, या हम कार्बन का ना लेके ग्लूकोज दे देते हैं C6H12O6, तो यहाँ पे इसका कंबशन किया तो क्या मिला यहाँ पे CO2 और वाटर, और साथ में कुछ एनर्जी मिली तो हम मान लेते हैं x जूल एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, अगर ये 1 मोल है तो x जूल मिल रहा है, अगर 2 मोल होगा तो कितना मिलेगा 2x, क्योंकि जितना ज्यादा कंबशन आप कराएंगे, जितनी ज्यादा चीज को आप बर्न करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जितना ज्यादा यहाँ पे फ्यूल का कंबशन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी आपको मिलती है। तो जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, मास डिपेंडेंट। वैसे ही गिव्स फ्री एनर्जी, ये भी मास डिपेंडेंट होती है। एंट्रोपी, रेंडमनेस, जितनी ज्यादा गैस, सपोज यहाँ पे रेंडमनेस से क्या मींस, एंट्रोपी से क्या मीनिंग है, रेंडमनेस। जितनी ज्यादा यहाँ पे अमाउंट किसी भी सब्सटेंस की होगी रेंडमनेस बढ़ती जाएगी। सपोज किसी कंटेनर में 1 मोल गैस है तो वो उसकी रेंडमनेस कम होगी, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे तो उनका आपस में कोलिजन होगा, कंटेनर के साथ कोलिजन होगा तो वहाँ रेंडमनेस क्या, वहां पर रेंडमनेस क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये सब क्या है यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और किस पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है और एडिटिव नेचर की होती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है कि व्हेन देयर इज नो ऑब्जर्वेबल चेंज, ऑब्जर्वेबल चेंज और मेजरेबल चेंज विद टाइम, टाइम के साथ आपको कोई ऑब्जर्वेबल चेंज ना दिखे, किसी प्रॉपर्टी में चेंज ना दिखे तो उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो 3 तरह के थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की हम जब बात करें तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर के रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि प्रेशर में डिफरेंस क्या होता है, प्रेशर में डिफरेंस 0 होता है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, 0 होता है। तो अगर किसी कंटेनर में यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, सपोज कोई गैस भरी हुई है तो उसमें हर पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, सिमिलर होगा, तो वहां पे सिमिलर होगा और हर पॉइंट पर प्रेशर में डिफरेंस टाइम के साथ क्या होगा, अगर 0 होता है तो हम क्या बोलेंगे, वो सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, हो सकता है किसी कंटेनर में गैस की जगह लिक्विड भरा हो तो बिकॉज हमें पता है लिक्विड की हाइट के साथ साथ प्रेशर में वेरिएशन आता है, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बट जिस भी पॉइंट पे जो प्रेशर रहेगा वो टाइम के साथ अगर कांस्टेंट रहता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो सिस्टम क्या है, सराउंडिंग के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। सेकंड हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हो सकता है सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर, अगर लिक्विड सिस्टम है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बट टाइम के साथ कांस्टेंट रहना चाहिए। और लास्ट में हम केमिकल इक्विलिब्रियम की तो बात कर चुके हैं, रिएक्शन में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट का डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन हो सकता है, बट वो कंसंट्रेशन टाइम के साथ कांस्टेंट रहना चाहिए। तो 3 इक्विलिब्रियम यहाँ पर रहते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, इनको हम आगे और डिस्कस करेंगे। चलिए मेन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो यहाँ से मान लीजिए आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के बेसिस पे हमने यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड साइक्लिक प्रोसेस। होपफुली मीनिंग आपको क्लियर होगा। आइसो का मींस होता है सिमिलर, थर्मल मींस टेम्परेचर, आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर का सेम रहना, कांस्टेंट रहना। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं, इनिशियल टेम्परेचर किसके बराबर होगा, फाइनल टेम्परेचर के बराबर, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, अब आइसोथर्मल प्रोसेस का मींस है थ्रू ऑफ द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इनिशियल सपोज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है यानी 298 केल्विन, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 298 से पहले 300 चला गया, फिर 300 से सपोज 273 चला गया, फिर वापस से 298 आ गया, इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं बोलेंगे। हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो ही उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाएगा। तो ऐसा है कि डेल्टा टी है तो पॉसिबल है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। सॉरी हम क्या बोलते हैं कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस तो dt क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है यानी थ्रू ऑफ द प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा, सपोज 298 केल्विन था इनिशियल टेम्परेचर 298 केल्विन था, तो फाइनल टेम्परेचर भी क्या होगा 298 ही होगा। तो अगर
यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसके लिए डेफिनेटली श्योर होगा कि उसके लिए डेल्टा टी क्या होगा, जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेफिनेट है कि डेल्टा टी जीरो हो, बट डेल्टा टी जीरो होने का मींस आइसोथर्मल नहीं है। पॉइंट को कनेक्ट कीजिएगा, समझिएगा कि यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी हमेशा जीरो ही रहेगा। हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर सिमिलर है, इनिशियल फाइनल हमेशा क्या होगा, डेल्टा टी जीरो ही होगा। बट डेल्टा टी जीरो होने का मींस ये नहीं है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा टी जीरो है बट ये आइसोथर्मल नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट कनेक्ट कीजिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी डेफिनेटली जीरो होगा, बट डेल्टा टी जीरो होने का मींस आइसोथर्मल प्रोसेस हम उसको नहीं बोल सकते। इनिशियल हो सकता है, फाइनल सिमिलर हो, बट बीच में अगर टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो आइसोथर्मल नहीं है। तो आइसोथर्मल के लिए बिल्कुल सही क्या होगा, dt। हर एक छोटे पॉइंट के लिए टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, जीरो। तो ये क्या होगा, आइसोथर्मल के लिए आप ये यूज में ले सकते हैं। तो आइसोथर्मल के लिए दोनों यूज में ले सकते हैं, बट डेल्टा टी जीरो होने का मींस आइसोथर्मल नहीं है। आइसोथर्मल होने का मींस डेल्टा टी जीरो होना सही है, ठीक है। सो टेम्परेचर कांस्टेंट तो आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो अगेन हर एक पॉइंट पे वॉल्यूम कांस्टेंट तो डेल्टा वी क्या होगा, जीरो। आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट होगा, हर एक पॉइंट पर प्रेशर कांस्टेंट तो डेल्टा पी जीरो होगा, या बोल दे डीपीबी क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर डीवी क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट हम बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होता, कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। यस, इससे पहले हमने एक बात किया था, कौन सा प्रोसेस, सॉरी कौन सा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता, और एडियाबैटिक सिस्टम वो होता है जहां पर सिस्टम का सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज क्या होता है, जीरो होता है। दोनों पॉइंट डिफरेंट होते हैं। जब हम एडियाबैटिक सिस्टम पढ़ेंगे तो इन दोनों के बीच में मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा कि एडियाबैटिक सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अभी केवल हम देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज क्या हो, जीरो हो, कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा हो। नेक्स्ट साइक्लिक प्रोसेस, तो इसमें क्यू क्या होगा, हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डीक्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस की हमने बात की है कि जहां से स्टार्ट करें वापस वहीं पर आ जाए तो साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं, राइट। साइकिल एक पूरी चल रही हो, तो अगर हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में ऐसा ड्रॉ कर दें कि सपोज ए पॉइंट से मूव करें बी पॉइंट पर और बी से वापस ए पॉइंट पर आ जाए, तो यहां से मूव किया और वापस यहां पर आ गए, तो साइक्लिक प्रोसेस जहां से स्टार्ट किया इनिशियल से वापस वहीं पर आ जाए तो हम क्या बोल सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपको बताया था ऑल स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जीरो होता है। डेल्टा वी, डेल्टा पी, डेल्टा टी, डेल्टा यू, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, ये सब क्या होते हैं यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होते हैं, बिकॉज ये सब क्या है, स्टेट फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, आप अगर इसको ठीक से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इजीली समझ में आ जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके के पाथ की हम बात करेंगे, रिवर्सिबल पाथ एंड इरिवर्सिबल पाथ। उसके बेसिस पे दो प्रोसेस की हम बात करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब यहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअली है क्या, तो अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्मॉल चेंज करने पर आप प्रोसेस को रिवर्स कर सकें। तो बाय नेम क्लियर है, रिवर्सिबल जिसको रिवर्स किया जा सके, इरिवर्सिबल जिसको रिवर्स ना किया जा सके। तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज द प्रोसेस व्हिच कैन बी रिवर्स्ड बाय अ स्मॉल चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक्चुअली जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, क्योंकि यहाँ पे मेन जो हमारा फंडा है वो यही है कि क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होने चाहिए, तो उसके लिए हमें कैसे हम प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेंगे तो वो हम बात करते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से बोल रहे हैं कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जब भी अगर हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लें कि सपोज हम किसी गैस के अंदर कोई पिस्टन लगा हुआ है, गैस एक्सपांड हो रही है, ठीक है, सपोज गैस एक्सपांड हो रही है और आप इसको यहाँ पे कंप्रेस करना चाहते हैं, तो इसका मींस क्या होगा कि यहाँ पर जो आप एक्सपांशन में जो फोर्स लग रहा है और जो कंप्रेशन के लिए फोर्स लगा रहा है उनमें डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। हर पॉइंट पे जो डिफरेंस है वो कम होगा, तभी आप एनी हाउस को
क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ऊपर से नीचे से लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा है और ऊपर से लगने वाला फोर्स कम है, तो क्या आप उसको रिवर्स कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो कौन सा प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जिसको आप रिवर्स कर पा रहे हैं वो रिवर्सिबल होगा, जिसको रिवर्स नहीं कर पा रहे वो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। तो इसके लिए पॉइंट क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज द प्रोसेस व्हिच कैन बी रिवर्स बाय स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज के थ्रू ही आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे दो फोर्स होते हैं, एक होता है एफ ड्राइविंग जो प्रोसेस को मूव कर रहा है, यानी सपोज ये पिस्टन को एक्सपांड कर रहा है, और एक होगा एफ ऑपोजिंग। तो एफ ड्राइविंग और एफ ऑपोजिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा एफ, अगर वो टेंड्स टू 0 है, बहुत कम डिफरेंस है, अगर यहाँ पे ड्राइविंग और ऑपोजिंग फोर्स के बीच में डिफरेंस कम है, तो उसको रिवर्स करना क्या होगा, बहुत इजी होगा। कि सपोज ये अंदर का प्रेशर 1 atm है और बाहर का प्रेशर सपोज ड्राइविंग फोर्स, अभी हम इसके एक्सपांशन की बात करें, अगर ये 1 atm अंदर का प्रेशर है और बाहर का प्रेशर 0.99 atm है, तो अगर आप ऑपोजिंग फोर्स में थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ड्राइविंग फोर्स एंड ऑपोजिंग फोर्स के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, अब इस प्रोसेस की क्या क्या खूबियां हैं, या क्या किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोसेस को, उसको समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि सपोज यहां पर अंदर गैस भरा हुआ है, अंदर प्रेशर 1 atm है, या अंदर गैस का कुछ प्रेशर है, बाहर एटमॉस्फेयर का कुछ प्रेशर है। अभी यहाँ पे पिस्टन स्टेबल है यानी इक्विलिब्रियम पर है, तो हम क्या बोलेंगे, इनिशियली पी गैस किसके बराबर होगा, पी एटमॉस्फेयर के बराबर, दोनों आपस में बराबर है, तो अभी यहाँ पे पिस्टन रुका हुआ है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इस पिस्टन के ऊपर स्मॉल सैंड पार्टिकल प्लेस करते जाते हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पे सैंड पार्टिकल प्लेस किया, तो सैंड पार्टिकल का कुछ मास होगा, नेग्लिजिबल ही सही पर कुछ ना कुछ मास होगा, तो वो क्या करेगा, इस पिस्टन को एक सर्टेन अमाउंट से कंप्रेस करेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे एक सैंड पार्टिकल रखा, सर्टेन अमाउंट से ये क्या हुआ, पिस्टन कंप्रेस हुआ। अगर आप उस सैंड पार्टिकल को वापस हटा लेंगे तो ये वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर सैंड पार्टिकल रखा, वापस से उसको रिप्लेस किया, तो वो उसमें कुछ स्मॉल चेंज हुआ, तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे कि हमारे पास 2 kg सैंड पार्टिकल हैं, उनको हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 करके पुट करते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे आप इस पे पुट करेंगे तो क्या होगा, पिस्टन कंटिन्यूअसली प्रेस होता रहेगा। अब आपने यहाँ पे क्या किया, अंदर प्रेशर 1 atm था, आपने एक सैंड पार्टिकल प्लेस किया, तो बाहर प्रेशर कितना था, बाहर का प्रेशर भी कितना था, 1 atm सपोज मान लीजिए कि अंदर प्रेशर ऑफ गैस था कुछ और बाहर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर था, इनिशियली दोनों बराबर थे। अब जैसे ही आपने सैंड पार्टिकल प्लेस किया तो बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो प्रेशर ऑफ गैस होगा अंदर का वो किसके बराबर, P atm प्लस mg अपॉन है, जो भी पार्टिकल का मास है उसके इन दोनों के सम के बराबर अंदर का गैस का प्रेशर हो जाएगा, और पिस्टन एक पॉइंट पर आने पर फिर से रुक जाएगा। ठीक है, तो पिस्टन रुक गया, तो इसका मींस क्या हुआ, अंदर से लगने वाला प्रेशर बाहर के लगने वाले प्रेशर के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं इस पॉइंट में कि अगर पिस्टन रुका हुआ है तो अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर है, या हम बोल देंगे कि पिस्टन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ गया। तो यहाँ पे इनिशियली भी रुका हुआ था, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे था, आपने यहाँ पे एक सैंड पार्टिकल प्लेस किया तो थोड़ा सा कंप्रेस हुआ, वापस से इक्विलिब्रियम पे आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 2 kg सैंड पार्टिकल है, उनको 1 by 1 करके प्लेस करना है, तो एक एक सैंड पार्टिकल को प्लेस करते जाएंगे। तो जैसे ही प्लेस किया वापस से थोड़ा सा कंप्रेस हुआ, कुछ टाइम बाद इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो हम अगेन क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम आ गया। यहाँ पर एक और सैंड पार्टिकल प्लेस किया तो वापस से इक्विलिब्रियम आ जाएगा कुछ टाइम बाद, अगेन एक और सैंड पार्टिकल, तो 1 by 1 करके हम यहाँ पे सैंड पार्टिकल को प्लेस करते जाएंगे, तो क्या होगा, ये पिस्टन कंप्रेस होता जाएगा। और सपोज इस कंडीशन में ये आ गया, तो यहाँ पे 2 kg सैंड पार्टिकल हमने प्लेस कर दिए, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे सपोज इस 2 kg में यहाँ पर 10,000 सैंड पार्टिकल थे, सपोज यहाँ पे 10,000 सैंड पार्टिकल थे, तो 10,000 सैंड पार्टिकल को प्लेस करने में कितना टाइम लगेगा, अगर आप एक एक सैंड पार्टिकल प्लेस करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब दूसरा कि यहाँ पे आप जब भी एक सैंड पार्टिकल को प्लेस करेंगे तो वहां पे हर एक सैंड पार्टिकल को प्लेस करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर आपस में बराबर हो जाएगा और इक्विलिब्रियम फिर से अचीव हो जाएगा। इसका मींस
आप वन बाय वन सेंड पार्टिकल प्लेस करते जाएंगे तो हर एक सेंड पार्टिकल प्लेस करने के बाद आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो उसमें हर एक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आपको मिलता है। तो इनिशियली पहले वॉल्यूम इतना था और अब यहाँ पे फाइनली वॉल्यूम इतना है, तो इनिशियल वॉल्यूम से जब आप फाइनल वॉल्यूम तक गए तो स्टेप बाय स्टेप से जा रहे हैं, बीच में नंबर ऑफ स्टेप्स वहां पर है और हर एक स्टेप पर हर एक सेंड पार्टिकल रखने के बाद वहां पे पिस्टन फिर से रुक रहा है, इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो रहा है और इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। तो इसके लिए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम पॉइंट क्या बोलेंगे कि फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जिसको स्मॉल चेंज से आप यहाँ पर रिवर्स कर सकते हैं, वो क्या होगा रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। कि जब आपने एक सेंड पार्टिकल रखा तो उसकी वजह से लगने वाला प्रेशर क्या है, बहुत कम है। अगर आप उसको हटा देंगे तो वापस से एक्सपांड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट लिखेगा कि रिवर्सिबल इन रिवर्सिबल प्रोसेस इट कैन बी this process can be reversed by small change. Second point will be difference between driving force and opposing force will be very small. थर्ड पॉइंट क्या होगा, आप एक एक सेंड पार्टिकल पुट करते जा रहे हैं तो वहां पे कंप्रेशन हो रहा है। हर एक पॉइंट पर एक सेंड पार्टिकल पुट करने के बाद पिस्टन रुक रहा है, तो हम क्या बोलेंगे एट ईच intermediate step equilibrium is present। हर एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर पिस्टन रुक रहा है तो वहां पे इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगा। दूसरा, अगर पिस्टन रुक रहा है इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है तो जो इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर वो क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा हम क्या बोले, एट ईच स्टेप P ऑफ गैस, अंदर का जो प्रेशर वो किसके बराबर होगा, P एक्सटर्नल के बराबर। और ये P एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस mg अपॉन ए, जितना मास पुट करेंगे उसके उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या होगा कि अगर यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है हर पॉइंट पर पिस्टन रुक रहा है, तो क्या आप इस वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। यहाँ पे पिस्टन रुका, आपने वॉल्यूम मेजर कर दिया। सपोज यहाँ पर पिस्टन रुका तो आपने इतना वॉल्यूम मेजर कर दिया, यहाँ पर पिस्टन रुका तो आपने यहाँ पर वॉल्यूम मेजर कर दिया, राइट। जो भी टेम्परेचर है उस पे आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। तो आपको टेम्परेचर पता है एटमॉस्फेयर का कितना है, या जो जिस भी रूम में आप प्रोसेस कर रहे हैं उसमें टेम्परेचर क्या होगा वो हमें पता रहेगा। वॉल्यूम को आप मेजर कर पा रहे हैं, अगर आप वॉल्यूम मेजर कर पा रहे हैं, टेम्परेचर आपको पता है, तो क्या हर एक स्टेप पे प्रेशर निकाल सकते हैं, यस बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी मेजर्ड एट ईच इक्विलिब्रियम स्टेप। हर एक इक्विलिब्रियम स्टेप पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रेशर ऑफ गैस मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर क्या बोल पा रहे हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में आप क्या करते हैं, स्मॉल चेंज करके स्लोप यहाँ पे एक एक पार्टिकल प्लेस कर रहे हैं। 2 kg में 1000 पार्टिकल थे तो कितनी स्टेप लगेगी, इसमें 1000 स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी इनिशियल से फाइनल तक जाने पर। एक पार्टिकल से 2 kg पार्टिकल पुट करने तक यहाँ पे कितनी स्टेप्स इन्वॉल्व रहेगी, 1000 स्टेप। तो हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व। नंबर ऑफ स्टेप्स लग रही है तो प्रोसेस कैसा होगा, स्लो प्रोसेस होगा। स्लो प्रोसेस होगा तो टाइम भी क्या लेगा, ये ज्यादा लेगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें स्मॉल चेंज करने पर प्रोसेस रिवर्स हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। सेकेंड, यहां पर हम क्या बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स एंड ऑपोजिंग फोर्स के बीच में डिफरेंस बहुत कम हो, यानी एक ड्राइविंग फोर्स जो मूव कर रहा है, ऑपोजिंग फोर्स जो रोक रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर कम हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। थर्ड क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टेप्स, हर एक इंटरमीडिएट स्टेप पर इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगा, यानी पिस्टन हर एक इंटरमीडिएट स्टेप पर पिस्टन रुकेगा। एट ईच स्टेप प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ के बराबर होता है। जो बाहर से प्रेशर लग रहा होगा वो हमेशा गैस के प्रेशर के बराबर होगा।
प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस आप हर स्टेप पे मेजर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी इनफाइनाइट स्टेप होती है, नंबर ऑफ स्टेप क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट स्टेप इन्वॉल्व होती है। प्रोसेस स्लो होता है, अगर स्लो प्रोसेस होगा तो इनफाइनाइट टाइम टेक्स टू गेट कंप्लीटेड। तो इतना कुछ यहाँ पे अगर आपको दे रखा है तो ये प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। सो हम इस प्रोसेस में क्या बोल रहे हैं कि प्रेशर ऑफ गैस हर एक पॉइंट पर किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। तो प्रेशर ऑफ गैस अगर हर एक पॉइंट पर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है तो उसे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस लेते हैं। हर एक इंटरमीडिएट पॉइंट के लिए हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जैसे जैसे आप यहाँ पे पार्टिकल को पुट करते जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कंटिन्यूअसली कम होता रहेगा। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, प्रेशर क्या होगा यहाँ पे वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम यहाँ पे कंप्रेशन की बात करें, कंप्रेशन क्या होता है, गैस को कंप्रेस करना इज कंप्रेशन। गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपांशन। तो अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन में क्या होगा यहाँ पे कि जैसे जैसे हम यहाँ पे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता जाएगा, यहाँ पे कम होता जाएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हर एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर आपको पता है प्रेशर क्या है, आपको पता है वॉल्यूम क्या है, तो हर इंटरमीडिएट पॉइंट पर आप प्रेशर वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे उनका वैल्यू पुट करके एक एक हर स्टेप का प्रेशर वॉल्यूम का वैल्यू पुट करके ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कंप्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होगा, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे V1 से V2 ये किसका ग्राफ है, कंप्रेशन का ग्राफ है, रिवर्सिबल कंप्रेशन का ग्राफ है। यहाँ पे इनिशियल प्रेशर P1 रहेगा, फाइनल प्रेशर P2 रहेगा। तो इनिशियली प्रेशर कम था, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते गए तो प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ पे फाइनल प्रेशर P2। इनिशियल वॉल्यूम क्या था, ज्यादा था, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो ये इस तरह का ग्राफ आपको रिवर्सिबल प्रोसेस में मिलेगा। ये किसके लिए, कंप्रेशन के लिए। एक्सपांशन के लिए भी हम यहाँ पर ग्राफ बाद में ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस का। तो जैसे हमने रिवर्सिबल प्रोसेस की बात की, उससे जस्ट इनवर्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो जो हमने बात की यहाँ पे कि रिवर्सिबल प्रोसेस काफी स्लो प्रोसेस होता है, यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम में खत्म होता है। और दूसरी बात हमने बात की कि यहाँ पे हर एक स्टेप पर यहाँ पर इंटरनल प्रेशर किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। तो अगर हम एक्चुअली देखें तो वर्ल्ड में कोई प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होता नहीं है, सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल ही होते हैं। इरिवर्सिबल में जो फर्दर रिवर्स ना आ सके स्मॉल चेंज से, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना आना जरूरी है कि कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, कौन सा प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। तो हम यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसे ही बात करते हैं कि हमने यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात किया था, ऐसा प्रोसेस जो स्मॉल चेंज से यहाँ पे रिवर्स हो जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाए। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, ऐसा प्रोसेस जो स्मॉल चेंज से यहाँ पे रिवर्स नहीं हो रहा है वो क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। अगर स्मॉल चेंज से रिवर्स नहीं हो रहा है तो इसका मींस क्या है, हम एक बात करेंगे ड्राइविंग फोर्स एंड ऑपोजिंग फोर्स। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो फाइनाइट हो, यानी यहाँ पे उन दोनों के बीच का डिफरेंस नेग्लिजिबल नहीं हो। सपोज यहाँ पे पिस्टन मूव कर रहा है, सपोज यहाँ पे अंदर का प्रेशर 5 atm है और बाहर का प्रेशर सपोज 1 atm है। तो 1 atm को सपोज आप 1.01 atm कर देंगे तो यहाँ पे अभी ये क्या होगा, अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो क्या हो रहा होगा, एक्सपांड हो रहा होगा, एक्सपांशन हो रहा होगा। तो अगर आप 1 atm को 1.01 कर देंगे तो वहां पे कंप्रेशन नहीं होगा, एक्सपांशन ही हो रहा होगा, डायरेक्शन उससे चेंज होने वाली नहीं है। अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसा रखना पड़ेगा, आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। तो ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो फाइनाइट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो नेग्लिजिबल डिफरेंस नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या था, यहाँ पे अंदर का प्रेशर सपोज 1 atm और बाहर का प्रेशर 0.99 atm, इसमें थोड़ा चेंज कर देंगे तो यहाँ पे एक्सपांशन की जगह क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। तो वहां पे स्मॉल चेंज करने से अगर प्रोसेस रिवर्स हो जाता है तो वो रिवर्सिबल, और स्मॉल चेंज करने से रिवर्स ना हो तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसा हमने पहले एग्जांपल लिया था, सिमिलर एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे हम एक पिस्टन है, पिस्टन में अंदर गैस भरा हुआ है, कंटेनर में गैस भरा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। तो इनिशियली ये पिस्टन रुका हुआ है, ठीक है। तो इनिशियली पिस्टन रुका हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, P गैस किसके बराबर होगा, P atm के बराबर इनिशियली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस पर एकदम से 2 kg का मास प्लेस कर देते हैं,
पहले हमने क्या किया था पार्टिकल, एक एक पार्टिकल को प्लेस करके 2 kg पुट किया था। अब हमने 2 kg का मास एकदम से प्लेस कर दिया, तो 2 kg का मास एकदम से प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये पिस्टन भी एकदम से कंप्रेस होगा। तो एकदम से कंप्रेस होने के बाद सपोज इस तरह की कंडीशन ये पिस्टन की आ जाएगी। तो अब यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ गैस होगा वो किसके बराबर होगा, PATM प्लस mg/a के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर इनिशियल प्रेशर आपको पता है, फाइनल प्रेशर आपको पता है। क्या यहाँ पर जब ये 2 kg मास पुट करने से पहले पिस्टन रुका हुआ था क्या, यस। 2 kg मास करने के बाद फाइनली पिस्टन रुकेगा क्या, यस। क्या यहाँ पर इस वॉल्यूम पर इधर इनिशियल वॉल्यूम पता है, इधर फाइनल वॉल्यूम हमें पता है, क्या इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे पिस्टन रुकेगा, यस और नॉट। क्या इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे पिस्टन रुकेगा, क्या नहीं, बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां पर पिस्टन रुकेगा। तो क्या बीच के पॉइंट पर कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आप प्रेशर या वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, मेजर तो तब आप करेंगे ना जब यहाँ पे पिस्टन रुकेगा। तो यहाँ पे बीच में कहीं पिस्टन रुकने वाला नहीं है, तो बीच में कहीं पिस्टन रुकने वाला नहीं है, तो बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट पर आप प्रेशर वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते। अगर आपने सारा मास एकदम से पुट कर दिया तो सडन कंप्रेशन होगा, या ये मास एकदम से हटा दिया तो सडन एक्सपांशन होगा। मास एकदम से पुट किया, मास एकदम से रिमूव किया तो सडन कंप्रेशन या सडन एक्सपांशन हो रहा होगा। तो सडन एक्सपांशन हो रहा है, सडन कंप्रेशन हो रहा है, तो क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। यहाँ पे आपने एकदम से मास पुट किया तो एकदम से कंप्रेस हुआ, एकदम से मास हटाया तो एकदम से एक्सपांड हुआ। तो यहाँ पे जो एक्सपांशन या कंप्रेशन में स्टेप्स लग रही है वो कम लग रही है। हो सकता है एक ही स्टेप में सारा कंप्रेशन हो जाए, हो सकता है एक ही स्टेप में सारा एक्सपांशन हो जाए। अब यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो भी क्या लगेगा, कम लगेगा। तो हम इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या बोलेंगे, ऐसा प्रोसेस जो स्मॉल चेंज से रिवर्स नहीं होता है वो इरिवर्सिबल होगा। ऐसा प्रोसेस जिसमें ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है या फिर फाइनाइट होता है, वो कैसा प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा, जहां पे सडन कंप्रेशन या सडन एक्सपांशन हो रहा हो, वो प्रोसेस कैसा होगा, इरिवर्सिबल। तो वन बाय वन आप पॉइंट लिखिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द प्रोसेस व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय स्मॉल चेंज इज नोन एज irreversible process. Second, the process in which difference between driving force and opposing force is finite is known as irreversible. Next, third point लिखिएगा, process in, या फिर ऐसा लिखिए, this process gets completed in finite step and finite time। ठीक है, फाइनाइट स्टेप या भी बोल सकते हैं आप, एंड स्टेप्स, गिनती की स्टेप्स होगी, आप फिंगर पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 10 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए फाइनाइट स्टेप बोलेंगे और फाइनाइट टाइम में ये खत्म हो जाएगा। फाइनाइट स्टेप में फाइनाइट टाइम में खत्म होगा तो ये प्रोसेस कैसा होगा, फास्ट प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो कैसा प्रोसेस होगा, ये फास्ट प्रोसेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं यहां पे, सडन एक्सपांशन और सडन कंप्रेशन। अगर सडन एक्सपांशन हो रहा है, सडन कंप्रेशन हो रहा है, तो प्रोसेस कैसा होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब यहाँ पे इनिशियली में 2 kg का मास पुट किया था तो वहां पे पहले 2 kg पुट करने से पहले पिस्टन रुका हुआ था। जब हमने 2 kg पुट किया तो सडन कंप्रेशन हुआ और यहाँ पर आकर पिस्टन रुका। तो क्या बीच में कहीं पर पिस्टन रुका क्या, कहीं पर नहीं रुका। तो अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेंगे तो इनिशियल पॉइंट पे पिस्टन रुका हुआ था 2 kg मास पुट करने से पहले, और 2 kg मास पुट करने के बाद जब फाइनली पिस्टन रुका तो वहां पर इक्विलिब्रियम मिला। तो यहाँ पर केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही इक्विलिब्रियम मिलता है। इक्विलिब्रियम present at initial and final point only। तो इक्विलिब्रियम हम किसको बोल रहे हैं, जब पिस्टन रुक जाएगा उसी पॉइंट को, जब पिस्टन रुका हुआ रहेगा, जब इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा उसी पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं।
अब अगर यहाँ पर पिस्टन रुका हुआ था, यहाँ पर पिस्टन रुका हुआ है, बीच में कहीं पिस्टन नहीं रुक रहा, अगर बीच में कहीं पिस्टन रुका हुआ नहीं है तो जब पिस्टन रुकेगा तो ही आप वहां पे गैस के वॉल्यूम को मेजर कर पाएंगे, बट पिस्टन नहीं रुका तो आप इंटरमीडिएट पॉइंट पर गैस के वॉल्यूम को मेजर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रेशर एंड वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड एट इंटरमीडिएट पॉइंट। तो अगर प्रेशर वॉल्यूम को आप इंटरमीडिएट पॉइंट पर मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो कैसा होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर यहाँ पे फास्ट प्रोसेस है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, फाइनाइट टाइम में फाइनल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, सडन एक्सपांशन या सडन कंप्रेशन हो रहा है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही अगर इक्विलिब्रियम है तो ये प्रोसेस कैसा होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो प्यारे बच्चों, जो आपको यहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की स्टेप्स बताई है, तो पहले तो वो स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना आ गया तो आपका 50% काम क्वेश्चन को सोल्व करने में हो जाएगा, राइट। तो प्यारे बच्चों, आज तक इतना ही काफी है। जो आपको पढ़ा है वो आप ठीक से रिवाइज कीजिए ताकि ये नेक्स्ट लेक्चर में जब आपको यहाँ पे ये सारी चीजें याद यूज में आनी है तो वो आपको फटाफट रिकॉल हो जाए, राइट। आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।